चलो बच्चों, तो प्लांट किंगडम में हमने पिछली बार बात किया था कि टेरिडोफाइट्स में हमारा जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है बच्चों? स्पोरोफाइट कैसा है? डोमिनेंट है। और गैमेटोफाइट कैसा है? डिपेंडेंट है। और ये बात तो सभी बच्चों को याद होगी, अभी 100% याद होगी, आई एम वेरी श्योर, कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना? स्पोरोफाइट क्या है? जो स्पोर बनाता है वो स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है? जो गैमेट बनाता है वो गैमेटोफाइट। ये बात तो सभी लोगों को क्लियर है। हमने ये बात की थी ना, जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दो फॉर्म्स हैं या लाइफ साइकिल के फॉर्म्स हैं। जैसे आपके लाइफ साइकिल में आप पहले फीटस होते हो, फिर है ना, फिर टॉडलर बनते हो, फिर अडोलेसेंट, फिर अडल्ट, है ना, ऐसे बनते हो ना, लाइफ साइकिल है ना आपकी। या बेस्ट एग्जांपल इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होता है, फिर बटरफ्लाई बन जाता है, पता है आप लोगों को, है ना? वैसे यहां पर है कि है वो एक ही प्लांट, उसकी लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट। आपको ये समझ में आ रही है बात? और बिकॉज ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट वाला फंडा चलते रहता है ना, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब? उसकी पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन। एक पीढ़ी स्पोरोफाइट की थी, एक जनरेशन स्पोरोफाइट की थी, फिर एक जनरेशन गैमेटोफाइट की बनी, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, राइट? इसको हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसे दिखते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ऑब्वियसली दे लुक वेरी डिफरेंट। स्पोरोफाइट में आपको बार बार कहते रहता हूं, पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्पोरोफाइट पूरा जो नॉर्मल पेड़ है या नॉर्मल प्लांट है वो स्पोरोफाइट दिखता है ना? गैमेटोफाइट तो इन मोस्ट केसेस माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको दिखता भी नहीं है, अंदर जाके देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना? तो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। इसीलिए इसको हम लोग हेटेरोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोमॉर्फिक। तो पूरा टर्म क्या हुआ? आपको क्या समझ में आया? अब बोलोगे सर पूरा टर्म समझ में आया, हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या समझ में आया? हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब अपीयरेंस, तो दिखने में अलग है दोनों। आप बोलोगे यस। ऑल्टरनेट हो रहे हैं, एक बार स्पोरोफाइट एक बार गैमेटोफाइट, यस, तो ऑल्टरनेशन। और इनकी जनरेशन यानी फेजेस है, इसीलिए ये पूरा टर्म समझ में आ गया। बोलो हाँ की ना? यस। ये किसी ने नहीं बोला सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है इसमें। ओके गुड। तो यहां पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। चलो अब वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। जस्ट वन सेकंड, मेरा फोन में साइलेंट कर दूं, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है, मालूम है आप लोग को। पब्लिक को तो काम ही नहीं है, बहुत फोन करती है। चलो ओके, सो हमने देखा था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है बच्चों? जाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? जाइगोट डिप्लॉइड होता है। तो स्पोरोफाइट क्या था? डोमिनेंट फेज था। आप बोलो सर ये आप रेपिटेटिव हो रहे हो। हाँ भाई रेपिटेटिव हो रहा हूं, क्योंकि ये इतनी बार टेक्स्ट बुक में भी रिपीट हुआ है और ऑब्वियसली एग्जाम में भी रिपीट होता है। ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स स्पोर्स एक जैसे होते हैं। अच्छा बताना, ह्यूमंस में क्या स्पर्म और ओवम एक जैसे दिखते हैं, मेल फीमेल गैमेट? आप बोलोगे नहीं, स्पर्म अलग दिखता है, ओवम अलग दिखता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स की कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें जो दोनों स्पोर है ना उसके, वो दोनों स्पोर एक जैसे दिखते हैं। मेल भी, अगर मेल जो एंथ्रीडिया से आ रहा था, याद है एंथ्रीडिया, मेल स्ट्रोबिलस, है ना, और आर्चिगोनिया फीमेल स्पोरेंजियम, है ना, जो दोनों स्पोर आ रहे थे मेल और फीमेल वाले, वो एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिकल कॉमन सेंस क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। होमो का मतलब सेम, सिमिलर। बोलो यस और नो। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस। तो इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड होमोस्पोरस। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मेजॉरिटी तो होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं। कौन से कुछ? दो एग्जांपल, सिलैजिनेला एंड सेल्विनिया। बोलो रिपीट, एग्जांपल कौन से? सिलैजिनेला एंड सेल्विनिया। सिलैजिनेला एंड सेल्विनिया, इसमें दोनों स्पोर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक छोटा स्पोर होता है, एक बड़ा स्पोर होता है, यानी कि एक माइक्रोस्पोर होता है और एक मैक्रोस्पोर होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे सर ऑब्वियसली हेटेरोस्पोरस बोलेंगे यार। पहले वाला होमोस्पोरस था, एक जैसे थे, जब अलग अलग होंगे तो हेटेरोस्पोरस होंगे। बरोबर बोल रहा हूं।
तो मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स, अब हमेशा ये बात याद रखना, जब भी हेट्रो होता है ना, हेट्रो मतलब कि अलग अलग होता है ना, तो हमेशा छोटा वाला यानी कि जो माइक्रो वाला है ना, वो हमेशा मेल होगा। छोटा वाला क्या होगा? मेल होगा। और मेगा, मेगा यानी कि बड़ा, लार्ज वाला हमेशा क्या होगा? फीमेल होगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है? जैसे आपको अगर कोई पूछे ह्यूमन बींग्स में मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो छोटा होता है कि फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करती है वो छोटा होता है? तो स्पर्म छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है। सही बात है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, स्पर्म की एवरेज साइज आपकी 40 to 60 माइक्रोन होती है, अराउंड 60 माइक्रोन्स रफली, है ना, 40 to 60 माइक्रोन्स के आसपास। जबकि ओवम की साइज 100 माइक्रोन से ऊपर होती है, बड़ा सेल होता है वो, है ना। तो ये आप हमेशा दिमाग में रख लेना, क्या कि छोटा वाला जो सेल रहेगा वो मेल यानी कि माइक्रो, और बड़ा वाला रहेगा वो फीमेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप समझो कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर वो बोल रहे हैं, तो आप उसको अपने दिमाग में कैसे बोलेंगे? मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, अच्छा फीमेल स्पोर, मेल स्पोर, बोलो यस और नो। तो इसलिए मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर से फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में चली गई बच्चों? मेगास्पोर से क्या बना? फीमेल। माइक्रोस्पोर से क्या बना? मेल। आप बोलोगे यस, आपने बता दिया सर, सही बात है ना? ओके। द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। क्या ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है? क्या ये मैं कह चुका हूं बात? हाँ, गैमेटोफाइट जो है वो, देखो हमने यहां लिखा भी है ना, गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है। क्या ये लिखा है हमने बच्चों? देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। और स्पोरोफाइट कैसा है? डोमिनेंट है। तो गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे ही ग्रो करेगा। गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे ही ग्रो करेगा। फिर जिनको नहीं समझा उनके लिए फिर से बता दूं, आपको मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि आप फ्लावरिंग प्लांट ले लो, जैसे आम का पेड़ है जिसमें फूल पहले फ्लावर्स लगते हैं, बाद में वो फ्रूट बन जाता है। तो वो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, उसके अंदर गैमेटोफाइट बनने वाला है। तो फ्लावर प्लांट पे डिपेंडेंट है कि प्लांट फ्लावर पे डिपेंडेंट है? फ्लावर जब तक पेड़ है तब तक फ्लावर है ना, फ्लावर पेड़ पे चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। सही बात है। तो क्या मैं ऐसा एकदम कन्विंसिंगली बोल सकता हूं कि गैमेटोफाइट सर स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है? सही बात है। सेम वैसे आपको टेरिडोफाइट्स में देखने मिलता है। आप बोलोगे हाँ, गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे रहते हैं। क्या हमेशा रहते हैं? नहीं, फॉर वेरिएबल पीरियड। जैसे फूल गिर जाता है, फ्रूट गिर जाता है, डेवलप हो गया, उसके बाद हट गया, वहां से निकल गया, उसको जरूरत नहीं अभी स्पोरोफाइट पे रहने की। ठीक उसी तरह, है ना। जाइगोट से क्या बनता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। जाइगोट जब बन गया, जाइगोट कैसे बना था बच्चों? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बना था। क्या ये हमने पढ़ा? हमने पढ़ा हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। आप बोलोगे हाँ। जब जाइगोट डेवलप होता है तो उससे क्या बनता है? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है बच्चों? क्या हमने ये सेल ऐसा पढ़ा था ना, कहाँ गया ये? जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनता है। अभी हमने ऐसा लिखा था, जाइगोट बिकम्स स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे और डिटेल में जाएंगे। जाइगोट फर्स्ट बिकम्स एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो बिकम्स द बिग स्पोरोफाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक लाइन और मैंने ऐड कर दी। जाइगोट डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन रहा है क्या? नहीं, जाइगोट पहले एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन रहा है। क्या ये बात समझ में आई? जिनको इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, वो ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जाइगोट एक अकेला सेल है, यानी कि सिंगल सेल है। जाइगोट कैसा है बच्चों? जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल। कैसा सिंगल सेल है वो? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड यानी कि उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जब जाइगोट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है, जैसे ह्यूमंस में, मतलब मैं अपनी तरफ पॉइंट कर रहा हूं, मतलब ह्यूमन फीमेल में, हाँ, ह्यूमन फीमेल्स में वूम्ब के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। यस, बच्चा डेवलप कैसे होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फिर फीटस से न्यूबॉर्न, है ना, जब बेबी पैदा हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बना। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बना बॉस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है
This gives rise to the seed habit. This gives rise to what? Gives rise to seed habit, and this is a very important step in evolution. Now ये लाइन ऐसे एक सिंगल लाइन है, बट इसका मतलब जरा इंपॉर्टेंट है समझना. प्लांट्स का एवोल्यूशन हमने स्टार्ट से पढ़ा ना, एल्गा पढ़ा हमने, एल्गे पढ़ा सिंपल वाले, फिर उससे थोड़े कॉम्प्लेक्स हमने ब्रायोफाइटा पढ़े, एम्फीबियंस टाइप, फिर अभी हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे जाएंगे. एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे प्लांट किंगडम का. ये एवोल्यूशन की पहचान क्या है? व्हाट इज द, बोलते हैं ना, हाइट ऑफ पिनेकल ऑफ डेवलपमेंट. जैसे आपको कोई बोले एनिमल किंगडम में सबसे विकसित सबसे डेवलप कौन है, आप बोलोगे हम ह्यूमंस, हमारे पास दिमाग है ना. वैसे प्लांट किंगडम में सबसे डेवलप कौन है बच्चों, आप बोलोगे सर एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की पहचान क्या है? सर एंजियोस्पर्म फ्रूट बनाता है. फ्रूट के अंदर क्या होता है? सर सीड होता है. उस सीड से नया प्लांट बनता है. क्या ये बात आप मानते हो? ये उनकी एवोल्यूशन की, उनकी डेवलपमेंट की पहचान है. ये सीड बनने की प्रोसेस, ये हैबिट, सीड हैबिट यानी कि सीड की डेवलपमेंट की प्रोसेस की नींव कहां रखी गई, कहां से शुरुआत हुई? आप जैसे बोलोगे ह्यूमंस के डेवलपमेंट की शुरुआत बंदरों से हुई थी, एप से हुई थी. वैसे यहां पर जब टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो बनना शुरू हुए ना, डेवलप होना शुरू हुए, वहां से ये प्रोसेस चालू हो गया कि अच्छा आगे जाके ये इवॉल्व होके सीड बनने की प्रोसेस में आएगा. जैसे आज फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, आगे जाके एंजियोस्पर्म्स में ये और भी ज्यादा डेवलप्ड तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होगा ये प्रोसेस. तब वहां से ये एवोल्यूशन अपने को समझ में आएगा. क्या ये बात समझ में आई? जो प्रीवियस जनरेशन में सिंपल तरीके से हो रहा है, वही आगे की जनरेशन या आगे के बोल सकते हैं कैटेगरीज में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से होगा. इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं, है ना, राइट? तो ये बात इंपॉर्टेंट है. इसको आप डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से लिख लेना और मार्क करके रखना कि भाई ये सीधा सीधा ये लाइन आ जाएगी. दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर. तो आपको पूछेगा विच इवेंट इज अ प्रीकर्सर फॉर सीड हैबिट, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? आप एमसीक्यूज में आप मार्क करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. दिस इज अ प्रीकर्सर का मतलब तो समझते हो ना, पहले होने वाली घटना. जैसे फ्रूट बनने से पहले फ्लावर बनता है, तो फ्लावर फ्रूट का प्रीकर्सर है. ठीक है बच्चों? ओके. टेरिडोफाइट्स की 4 फर्दर कैटेगरी, 4 फर्दर क्लासेस होती हैं. साइलोप्सिडा, द पी इज साइलेंट. पहला कौन सा है? साइलोप्सिडा, एग्जांपल साइलोटम. लाइकोप्सिडा, एग्जांपल सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम. स्फिनोप्सिडा, एग्जांपल इक्विसेटम. एंड टेरोप्सिडा, एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम. Very important examples. Okay, I will go through the examples once more. Very very important. Okay, ध्यान से देख लो. और अपन यहाँ पे साइड में उसको चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा याद करने को. देखो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं. आप बोलोगे हाँ, टेरिडोफाइट्स में 4 कैटेगरीज हैं. ऐसे लिख लो, एक बार रुको, इसको ऐसे लिख लेंगे. एक, दो, 3 और 4 कैटेगरीज. ठीक है, आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ही साइड में लिखेंगे ताकि आपको रीड करते वक्त बहुत ही आसानी से चारों याद रहे. ध्यान से देखना. पहला कौन सा है बच्चों? साइलोप्सिडा. क्या है? साइलोप्सिडा. सेकंड इज लाइकोप्सिडा. सेकंड इज लाइकोप्सिडा. थर्ड वन इज स्फिनोप्सिडा. कैन यू सी द पैटर्न हियर? Sphinopsida. And last one is Pteropsida. Pteropsida. ठीक है.
नाउ द एग्जाम्पल देखो, पहला वाला साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल इज साइलोटम। अगेन पैटर्न बहुत ही इजी है, साइलोप्सिडा है तो साइलोटम। देन यू हैव लाइकोप्सिडा, एक एक एग्जाम्पल मेन वाले भी याद रख लो आप। लाइकोप्सिडा से आएगा लाइकोपोडियम, क्या आएगा देखो लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा में है इक्विसेटम, एंड लास्ट टेरोप्सिडा में टेरिस, राइट। ये मेन एग्जांपल्स आप याद कर लो, राइट, इंपॉर्टेंट वंस। 4 कैटेगरीज 4 एग्जांपल्स, राइट। अदर एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन, जैसे कि यहां पर एडियांटम दिया हुआ है, ड्रायोप्टेरिस दिया हुआ है, यहां पे सिलाजिनेला दिया हुआ है, राइट। इस तरह से याद करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के लिए एक अलग से पूरी लिस्ट भी बना के दूंगा, बट पहले हम लोग इसको थियरी में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं। यहां पर डिटेल्ड एनसीईआरटी की अपनी कवरिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक, वैसे शॉर्टकट्स में बीच बीच में आपको देते रहता हूं, ऑब्वियसली आपको पता ही है ना, कैसे याद करनी है चीज़ों की, कैसे याद करना है चीज़ों को। और उसके अलावा मैं पूरी एक शॉर्टकट की अलग से सीरीज बनाऊंगा और आपको उसको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। चलो, देन यू हैव द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज जिम्नोस्पर्म। तो हमारा एल्गे हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। अब आ रहे हम लोग किस पे, जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मस्त इंटरेस्टिंग चीज, जिम ये वर्ड आप लोग कहां सुनते हो? जिम, कसरत करने जाते हो जिम में, है ना, जिम। द वर्ड जिम कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड जिम्नेसियो और जिम्नेशियम। क्यों मालूम है? अभी भी अपन देखते हैं ना, जब आजकल तो यूट्यूब पे बहुत आता है ना ऐसे, क्या वेट लॉस, आज वो क्या फरहान अख्तर ने किया रिसेंटली, तो जिम के वीडियो आते हैं, उसमें क्या बंदे भाई बिना शर्ट के सब लगे हुए हैं, है ना, डोले वोले बना रहे एकदम। तो जिम वर्ड देखो कहां से आया, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ना। द वर्ड जिम लिटरली मीन्स व्हाट, नेकेड। पुराने टाइम में ना ग्रीस में, जब ये ओलंपिक्स का पहले, जब उसके पहले जब 1800s में, ठीक है, वहां पर जो एक्सरसाइज करने जाते थे, तैयारी करने जाते थे जो लोग, तो वो बिना कपड़ों के वहां पे एक्सरसाइज करते थे, तो इसलिए उसका नाम रखा जिम्नेशियम, वेयर पीपल आर नेकेड बेसिकली। और वहीं से ये वर्ड है, ये देखो जिम्नोस्पर्म, समझ रहे हो, जिम। तो अब ये भूलोगे नहीं। एंड एवरी टाइम somebody says I'm going to the gym, you will have a quiet laughter, like हाँ, I know the meaning of the word, I don't know कैसे, राइट। तो जिम्नोस्पर्म ये वर्ड कहां से आया, इससे आपको ये याद रहेगा। देखो, मैं आपको मजाक के लिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसकी एक फीचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएगी कि भाई नेकेड सीड है, नाम ही लिटरल है ना, जिम्नोस्पर्म। स्पर्म मतलब सीड, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड। इससे आपको क्या याद रहेगा कि अच्छा सीड बनेगी पर फ्रूट नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? सीड है, सीड को कवर कौन करता है? फ्रूट। सीड बनेगी, फ्रूट नहीं बनेगा, इसलिए जिम्नोस्पर्म। क्या ये बात समझ में आई? बस ये मेन है ना, है कि नहीं। तो जो सीड बन रही है वो नेकेड सीड है, इसीलिए प्लांट का कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म। बोलोगे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्यों इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं? भाई ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी। अब ये थोड़ा बच्चों को पहली बार पढ़ते हैं तो बाउंसर जाता है, तो आप ऐसे समझ लो कि ओव्यूल का मतलब सीड, ओव्यूल का मतलब सीड और ओवरी का मतलब फ्रूट। क्या समझेंगे आप? क्या समझे? ओव्यूल का मतलब सीड और ओवरी का मतलब फ्रूट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ओव्यूल है? आप बोलोगे हां, बट नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी है, यानी कि सीड है पर फ्रूट नहीं है। सीड कैसी है? सीड एक्सपोज्ड है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी सीड एक्सपोज थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी सीड एक्सपोज्ड है। दैट इज वाई सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड, हेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। नाउ एक नेक्स्ट जो लाइन है ये आपको डायरेक्ट मार्क करनी। आई होप आप सारे लोग अलग कलर से मार्क करते हो जैसे मैं कर रहा हूं, और या तो एटलीस्ट रेड पेन से मार्क करते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। गलती मत करना, आगे ये सब चीजें बहुत काम आएगी आपको, ट्रस्ट मी। चलो, वैसे जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज प्लांट होते हैं, वो तो ठीक है, पर
द जायंट रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री सीक्वा, स्पेलिंग देखो SEQUA, सीक्वा। इसका पूरा नाम आपको मैं बता देता हूं, सीक्वा सेम्परविरेंस। क्या नाम है पूरा? सीक्वा सेम्परविरेंस। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज और ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड। सीक्वा सेम्परविरेंस की हाइट कितनी होती है? लगभग अगर आप सीक्वा सेम्परविरेंस के ट्रीज को देखोगे तो इसकी हाइट आपको रफली 125 मीटर, 125 मीटर्स तक की भी ग्रोथ इसकी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, मतलब जहां पर ऑब्वियसली देयर इज वेरिएशन, बट आप 100 मीटर्स तक की इसकी हाइट आप पकड़ सकते हो कि इतनी इसकी हाइट ग्रो होती है। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जो है वो एक्चुअली एक जिम्नोस्पर्म है। सबसे डेवलप्ड कौन सा होता है? बोलोगे सर एंजियोस्पर्म, आपने बताया था, लेकिन सबसे लंबा कौन है? जिम्नोस्पर्म। क्या ये बात समझ में आई? सीक्वा का पूरा नाम अगर किसी को इंटरेस्ट है तो लिख लेना। सॉरी, सीक्वा सेम्परविरेंस। I may have made a mistake in the spelling or something. Please pardon me. स्पेलिंग मेरी राइट है, मैं खाली फुकट खुद को डाउट करता हूँ, नहीं करना चाहिए ना, सही तो लिखी है। मेरी स्पेलिंग्स वैसे तो खराब नहीं होती, सही होती है। सीक्वा सेम्परविरेंस बायोलॉजिकल नेम, ऑब्वियसली मैंने पहला एस कैपिटल लिखा है, दूसरा एस स्मॉल लिखा है, आप देख सकते हो बच्चों। तो ये उसका पूरा नाम है, ठीक है ना, सीक्वा सेम्परविरेंस, ऑल्सो कॉल्ड द जायंट रेडवुड ट्री। उसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? जायंट रेडवुड ट्री, इंग्लिश में उसको जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं, ठीक है ना। खास करके आई थिंक यूएस में इसका नाम जायंट रेडवुड ट्री, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ द रीजन, बट है। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके रूट्स कैसे होते हैं? जनरली टैप रूट्स होते हैं। स्कूल में आप सबने पढ़ा है, रूट्स के दो टाइप होते हैं ना, टैप रूट और फाइब्रस रूट। रूट के जनरली दो कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं? टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। अगेन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख दूं, नहीं तो फिर बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं। टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। ये क्या होते हैं अगर नहीं पता तो आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं। फिलहाल मार्क करके रखो, रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। some roots in some of the genera have fungal association in the form of mycorrhiza, while in some others small special roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। ये पार्ट बहुत बड़ा बाउंसर जाता है बहुत सारे बच्चों को, तो इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है। खास करके अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो पहली बार, तो यहां देखना, जरा समझना। पहली बात भाई, प्लांट रिक्वायर्स नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ। प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? आप बोलोगे सर फर्टिलाइजर चाहिए, और फर्टिलाइजर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्या ये बात सबको मालूम है? अच्छा, प्लांट को ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत है ग्रोथ के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत कुछ है। हम लोग पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है इसके लिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करके पूरा एक चैप्टर अपन डिटेल में करने वाले। बट फिलहाल बेसिक आइडिया ले लो। प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यस, आप बोलोगे हाँ। नाइट्रोजन कहां है बच्चों? नाइट्रोजन कहां है? आपके आसपास एटमॉस्फेयर में। आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78% है ना, स्कूल में सबने पढ़ा है, हवा में। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट क्या पकड़ पकड़ के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल खुद ऐसे अब्सॉर्ब करेगा? नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए अपने को कि अच्छा प्लांट क्या करेगा, हवा में से तो नाइट्रोजन अब्सॉर्ब नहीं करने वाला। प्लांट कहां से अब्सॉर्ब करेगा? सर सॉइल में से करेगा। अच्छा, प्लांट जब सॉइल में से नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करना चाहता है तो क्या गैस सॉइल में जाने वाली है? आप बोलोगे नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो वो नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड बनाना पड़ेगा और वो कंपाउंड सॉइल में जाएगा, फिर प्लांट उसको अब्सॉर्ब करेगा। यहां तक क्लियर? अब नाइट्रोजन को
हवा में से यानी एटमॉस्फेयर में से सॉइल में लेके जाने का काम या तो फंगस करता है या तो बैक्टीरिया करता है। समझ में आई बात? या तो फंगस करता है या तो बैक्टीरिया करता है। अब आप समझो, आप एक जिम्नोस्पर्म के प्लांट हो, आप हो साइकस या पाइनस। जिम्नोस्पर्म के दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म के दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन से? एक है साइकस, दूसरा है पाइनस। समझ लो, जरा समझाता हूं। अब समझो आप हो साइकस या पाइनस, तो मुझे ये बताओ, आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब बोलोगे यस सर। आपके लिए नाइट्रोजन या तो फंगस या तो बैक्टीरिया फिक्स करके यानी कि नाइट्रोजन गैस से कंपाउंड में कन्वर्ट करके लेके आएगा। तो क्या वो फंगस या बैक्टीरिया आपका दोस्त हुआ? हाँ, ऑब्वियसली हाँ, है ना। ये फंगस है, ये मेरे लिए नाइट्रोजन लेके आ रहा है, तो तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राजा। ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये मेरे लिए नाइट्रोजन लेके आ रहा है, ओहो तू मेरा भाई है, आजा। प्लांट तो यही करेगा। तो प्लांट उसके लिए क्या कर सकता है फिर? प्लांट अपने रूट्स में, कहां पे? प्लांट अपने रूट्स में उसको, उस बैक्टीरिया या फंगस को रहने की जगह देगा। और जब उस बैक्टीरिया या फंगस का प्लांट के साथ ऐसा अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये मैंने आपको पढ़ाया है, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये मैंने पढ़ाया आपको, म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के काम आ रहे हैं। बैक्टीरिया का क्या फायदा? उसको रूट्स में रहने की जगह मिल रही है, उसको अच्छा शेल्टर मिल रहा है, करेक्ट। प्लांट का क्या फायदा? बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेकर आ रहा है। क्लियर? यस और? पाइनस में माइकोराइजा बना फंगस के साथ एसोसिएट होके, और साइकस में कोरलॉइड रूट्स बना साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होके। अच्छा, जरा समझते वापस, देखो सी ऐसे याद रखने का इजी तरीका, साइकस कोरलॉइड रूट्स साइनोबैक्टीरिया, सी। देखो साइकस में साइनोबैक्टीरिया आएंगे और नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रो कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट सॉल्ट्स में कन्वर्ट करना, सॉइल में डालना, ताकि प्लांट उनको अब्सॉर्ब कर सके। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? पाइनस में कौन कर रहा है? फंगस कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? साइकस में जो साइनोबैक्टीरिया है वो रूट्स में रहता है, उनके रूट्स का नाम क्या है? कोरलॉइड रूट्स। क्या नाम है? कोरलॉइड रूट्स। पाइनस में रूट्स का नाम नहीं है, बट फंगस का नाम है। तो फंगाई आर कॉल्ड माइको मतलब फंगस ना, माइसिटीज हमने पढ़ा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, माइको मतलब फंगस, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो माइको राइजा, याद है? राइजोबियम, राइजोम, रूट लाइक स्ट्रक्चर करवाया मैंने, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर फंगाई का नाम माइकोराइजा, बैक्टीरिया का नाम क्या था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहां पर रूट्स का खास नाम था कोरोलॉइड रूट्स। क्या आपको ऐसे इजी लगेगा याद करने में? साइकस में साइनोबैक्टीरिया है, कोरोलॉइड रूट्स में रहते हैं। पाइनस में फंगस है, उन फंगस का नाम माइकोराइजे है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना? इजी है। फायदा क्या हुआ इन दोनों केसेस में? क्या प्लांट को नाइट्रोजन मिला? क्या फंगस और बैक्टीरिया को अच्छी जगह मिली रहने को? तो क्या इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं, और इसको हम लोग बायो में म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या? म्यूचुअल, एक दूसरे का बेनिफिट करना।
क्या ये बात सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई? ओके, नाउ स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस और ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सेड्रस। ठीक है, अगेन मैं आपको बोला ना, साइकस पाइनस हर जगह आने वाले, साइकस पाइनस 2 एग्जांपल याद जरूर कर लेना। ठीक है, जो स्टेम है वो अनब्रांच, यानी कि साइनस की स्टेम जो है, साइकस की जो स्टेम है, साइनस बोल दिया सॉरी, साइकस की जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होती है, पाइनस की जो स्टेम है वो ब्रांच होती है। अच्छा, आपको मैं फोटोज भी दिखा दूं, ये रहे आपके पिक्चर्स। साइकस जो है पहला वाला आप देख सकते हो इस तरह से, इसका अपीयरेंस ऊपर का अपीयरेंस जो है आपको, जो ये पूरा ऊपर का अपीयरेंस है, क्या ये कोकोनट ट्री टाइप का नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना बच्चों? ये वाला जो पार्ट है, जैसे कोकोनट नारियल के पेड़ का ऊपर का जो क्राउन होता है वैसे दिखता है ना, देख सकते हो आप। तो साइकस में याद रखना हुआ है ना, थोड़ा बहुत आपको कोकोनट ट्री जैसा दिखेगा ऊपर का पार्ट जो है ना, कोकोनट ट्री के ऊपर का पार्ट। ओके, अब ये जो लीव्स है ना साइकस में कैसी होती है? साइकस में पिन्नेट लीव्स होती है। कैसी होती है? पिन्नेट लीव्स। अब आप बोलोगे सर ये पिन्नेट लीव्स क्या होती है? तो पिन्नेट लीव्स में आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी उसमें जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ पे सिर्फ नाम मार्क कर लो, पिन्नेट और पामेट अलग अलग टाइप की लीव्स होती है, ठीक है ना, वो वहां पे पढ़ेंगे हम। साइकस में क्या होती है? पिन्नेट लीव्स होती है, साइकस में पिन्नेट लीव्स। ओके, और क्या बोलते हैं, जो लीव्स हैं they are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. In coniferous trees, coniferous trees मतलब वो लंबी ट्रीज होती हैं जो ऑलमोस्ट ऐसे ट्रायंगुलर क्रिसमस ट्री टाइप की शेप होती है कॉनिफरस ट्रीज में। कॉनिफरस फॉरेस्ट भी आपने स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा है सबने। तो उसमें ना जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती है, नीडल लाइक। जो पतली लीव्स है, छोटी लीव्स है, उनका फंडा क्या होगा? उनका फंडा होगा रिड्यूसिंग ऑफ सरफेस एरिया। अगर कॉनिफरस ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें नीडल लाइक लीव जो है ना वो क्या करती है? वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। तो इन सब फंडे से आपको यह समझ में आया कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, साइकस है या और कॉनिफरस ट्रीज है, इनमें थिक क्यूटिकल यानी कि ऊपर कवरिंग है, लीव्स के ऊपर अच्छी खासी मोटी कवरिंग है जिससे पानी का लॉस ना हो। स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है जिससे वाटर का लॉस होता है। तो यहाँ पर स्टोमेटा भी संकेन है, यानी नीचे डीप है थोड़े से, जिसकी वजह से पानी जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको इस बात से, इससे ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को कि ज्यादा करके ये ट्रीज कौन से एरिया में ग्रो होगी जहां पे पानी की कमी है? बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर लिखा है, ह्यूमिडिटी लिखी है, सरफेस एरिया रिड्यूस करना है लीव्स का, वाटर लॉस रिड्यूस करना है। तो इन सब से हम लोग एक चीज जज कर सकते हैं क्या कि ये ट्री ज्यादा करके कौन से एरिया में पाई जाएगी जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होगी? बोलो हाँ कि ना। जिम्नोस्पर्म्स आर ऑलवेज हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस मींस दे विल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, अभी बहुत बार बता दिया। स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। 2 टाइप के स्पोर कौन से होते हैं? आपको अभी रट गया, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। छोटा वाला माइक्रो, कौन सा बनेगा वो, मेल की फीमेल? माइक्रो वाला मेल, मेगा वाला फीमेल। पक्की बात, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। स्पोर कहां बनते हैं? स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। सर वापस रिपीट, स्पोर कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया कहां होते हैं? स्ट्रोबिलस पे होते हैं। स्ट्रोबिलस कहां होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल पे होते हैं। किया हमने, सेम है ना। चलो फटाफट करेंगे इसको। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आर ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स फॉर्म स्ट्रोबिलाई और cones. Strobili that have microsporophylls. The strobili that have microsporophylls are called microsporangiate और male. Micro का मतलब male बोला मैंने। अब बोलोगे हाँ सही है। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमिटोफाइट बनेगा। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमिटोफाइट। स्पोर का काम क्या था? आगे जाके जर्मिनेट, ये वर्ड पिछले लेक्चर में सिखाया था। स्पोर क्या होता है? स्पोर जर्मिनेट होकर
गैमेटोफाइट बनाता है? बोलो बच्चों यस और नो। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा सर? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ, मेगास्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, तो मेगास्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। कौन सा रॉकेट साइंस है? सही तो है एकदम, वेरी गुड, है कि नहीं? चलो, तो the cones that are bearing megasporophylls are called megasporangia, they are called macrosporangiate or the female strobili। एकदम सेट, पूरा टेंशन नहीं। अच्छा, जो छोटा मेल गैमेटोफाइट है, अब उसको नया नाम दे दिया, छोटा मेल गैमेटोफाइट को नाम दे दिया क्या? देखो, द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। क्या गैमेटोफाइट बहुत छोटा है? आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। ये जो पूरा पेड़ तुमको यहां पे दिख रहा है डायग्राम में, सॉरी फोटो में, ये जो इतना बड़ा तुमको पूरा पेड़ दिख रहा है ये पूरा फोटो में, ये क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट को कि गैमेटोफाइट को? स्पोरोफाइट को। जो पूरा पेड़ प्लांट बॉडी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर छोटा एक, इसके अंदर स्ट्रोबिलस होगा, स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन बनेंगे, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। माइक्रोस्कोपिक। बोलो हाँ कि ना? सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलन ग्रेन जो है वही बस मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है। बोलोगे ठीक है, सही बात है। अच्छा, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई मे बी ऑन द सेम ट्री लाइक इन पाइनस, or in cycas male cones and female cones are on different trees। ऐसा हो सकता है कि एक ही पेड़ पे मेल कोन भी बने और फीमेल कोन भी बने। ऐसे ट्री को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? क्या वर्ड यूज कर सकता हूं मैं? एक ही ट्री में दोनों सेक्सेस तुमको, दोनों मेल फीमेल दोनों दिख रहा है, तो यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। मतलब ऑब्वियसली वी डोंट यूज द टर्म फॉर प्लांट्स, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक ही ट्री में दोनों आ गए, मेल फीमेल दोनों। ऐसा एग्जाम्पल किसका है? देखो, ऐसा एग्जाम्पल है पाइनस का। किसका है? सेम ट्री, पाइनस, मेल फीमेल ऑन सेम ट्री, that is pinus। और साइकस में मेल फीमेल ऑन, साइकस में ऑन डिफरेंट ट्रीज। यहां तक क्लियर? पाइनस और साइकस का फर्क। ओके, अभी यहां पर आते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। अब यहां पर एक नया फंडा है, न्यूसेलस। कैन यू रीड द नेक्स्ट लाइन? सी क्या बोलता है वो? मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस एक्चुअली ओव्यूल का एक पार्ट होता है। अगेन ओव्यूल का पूरा फंडा और स्ट्रक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी आएगा। तो न्यूसेलस जो है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलोप्स एंड द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ये जरा समझा देता हूं, ये तो बाउंसर चला जाएगा बच्चों को। देखो क्या है, शुरू से समझते हैं, जरा थोड़ा बेसिक से समझते हैं। ट्री है, फॉर एग्जाम्पल वापस अपना साइकस और पाइनस ही ले लेते हैं, ठीक है? साइकस पाइनस, ये दो ही है मेजर। पूरा जिम्नोस्पर्म समझने के लिए तुम ये दो समझ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। साइकस में मेल एंड फीमेल अलग अलग ट्रीज पे, और पाइनस में मेल प्लस फीमेल सेम ट्री पे। बोलो हाँ कि ना? यहां तक समझा था सबको? साइकस में मेल स्पोर बना मेल स्ट्रोबिलस में। मेल स्ट्रोबिलस के अंदर क्या थे? माइक्रोस्पोरोफिल थे। उसके अंदर क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजियम थे। क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहां पे मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या थे भाई? मेगास्पोरेंजिया थे। ये फंडा था। अब बोलोगे ठीक है।
पाइनस में भी डेवलपमेंट सेम है, डिफरेंस है कि मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस एक ही ट्री पे होते हैं, बाकी फंडा सेम। ये जो मेल स्पोर बन रहा था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल स्पोर बन रहा था। इस मेल स्पोर का नाम क्या दिया था हमने? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बहुत ही कॉमन नाम है ना, सबको पता होगा, पोलन ग्रेन। इस मेल स्पोर का नाम क्या दिया था हमने? पोलन ग्रेन। अच्छा, इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल भी था। क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल फीमेल स्पोर बना रहा था। मेगास्पोर मदर सेल क्या बना रहा था? फीमेल स्पोर बना रहा था। तो आप बोलोगे सर फिर यहां पर मेल्स में ऐसा क्यों नहीं है? मेल्स में भी एक्चुअली वही होता है। मेल्स में ना माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो ये मेल स्पोर बनाता है। बोलेंगे ठीक है, चलो, तो इसने फीमेल स्पोर बना दिया। ये फीमेल स्पोर क्या बनेगा आगे जाके? तो बोलेंगे सर ये फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल स्पोर है ना, क्या बनेगा आगे जाके जर्मिनेट होने के बाद? फीमेल गैमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन आगे जाने के क्या बनेगा जर्मिनेट होके? मेल गैमेटोफाइट। ये भी यहां तक भी सबको समझ में आया, इजी है ना? ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, आगे जाके जब जर्मिनेट होगा इनटू मेल गैमेटोफाइट। आप बोलेंगे सही है, ठीक है सर। और फीमेल स्पोर यानी कि मेगास्पोर जर्मिनेट्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अब सुनना ध्यान से, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चों, दिस इज प्रोटेक्टेड बाय envelopes, बेसिकली लेयर्स। क्या? प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके आजू बाजू इसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। जरा सोचो लॉजिकली, क्यों होंगे? क्या मैं बोल सकता हूं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट बनने वाला है, उसके अंदर ही एम्ब्रियो बनने वाला है? आप ये बात एग्री करते हो? ऑलरेडी मैं बता चुका ना, ये तो जो फीमेल गैमेटोफाइट था। अब जैसे ह्यूमंस में अगर फीमेल है तो उसके वूम में बच्चा है, तो उसको बहुत ध्यान देते हैं ना लोग, व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, कि भाई आप अच्छे से खाओ, रेस्ट करो, ज़्यादा काम मत करो, करते ना अपन, बहुत प्रोटेक्शन करते हैं ना उसकी। अब वैसे सोचो कि भाई यहाँ पर मेल और फीमेल है, आप बोलोगे ठीक है, मेल ने आके फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट बना दिया, फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद उसका कोई काम है क्या? कुछ नहीं है, चल तू भाग जा। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या है? उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? जो जाइगोट यानी जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो नई सीड बन रही है, उसको संभालने का काम इसी का है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। तो उसके जो बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है उनको हम लोग एनवेलोप्स बोलते हैं, ठीक है। प्लस उसके पास न्यूट्रिशन के लिए एक लेयर ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन के लिए एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो ये ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना। ये रहा मेरा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसके अंदर समझो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये फीमेल गैमेटोफाइट एक सैक, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, आगे जाके सीड बनने वाली है इसकी, ठीक है ना। फिर बाहर उसके प्रोटेक्टिव लेयर है, बाहर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। और बीच में ना यहाँ पर एक लेयर ऑफ सेल्स है जिसका नाम है न्यूसेलस। क्या ये बात समझ में आई? बाहर प्रोटेक्टिव लेयर, फिर बीच में लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, और उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या ये दिमाग में गया? और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप ओव्यूल बोलोगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे?
ओव्यूल। तो ओव्यूल में क्या क्या आ गया? ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल में बाहर पहले प्रोटेक्टिव लेयर था, फिर अंदर न्यूसेलस था, फिर उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट था, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पहले जाइगोट बना, बाद में एम्ब्रियो बना। क्या ये बात एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई सब बच्चों को? बता दो एकदम अच्छे से, है ना, मस्त एकदम। तो यही तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है, पर वो टेक्स्ट बुक की भाषा में बोल रहा है, अपन सिंपल भाषा में लिख रहे हैं। चलो देखें अभी क्या बोल रहा है। अब आपको समझेगा, देखो क्या बोलता है। मेगास्पोर मदर सेल, ये न्यूसेलस के सेल से बना। न्यूसेलस के सेल से क्या बना? मेगास्पोर मदर सेल बना, ठीक है। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलोप्स एंड द होल कंपोजिट कंबाइंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, उससे मेगास्पोर बना, यानी कि फीमेल स्पोर, फिर उससे फीमेल गैमेटोफाइट बना, उसके अंदर आगे जाइगोट डेवलप हो जाएगा। आप बोलोगे सही है, ठीक है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, कॉमन सेंस, यस। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अच्छा, क्या ये सभी बच्चों को याद है? मैंने पहले भी बहुत हर सेशन में बताया है कि मदर सेल्स डिप्लॉयड होती है और स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं। मदर सेल कैसी होती है बच्चों? डिप्लॉयड होती है, और स्पोर्स कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। क्या ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं? आप बोलेंगे हाँ। और क्या ये भी मैं बता चुका हूं हमेशा कि डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस? बोलो हाँ कि ना। जब मियोसिस होता है तो 1 डिप्लॉयड सेल यानी कि 2n मेक्स 4 हैप्लॉयड सेल्स, यानी कि n वाले 4 सेल्स वो बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। बस यही तो वो बोल रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, उसने मेगास्पोर बनाना यानी फीमेल स्पोर बनाना था, तो उसने मियोसिस किया। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख दूं मियोसिस हो रहा है? क्या ये आपको समझ में आ जाएगा? इजी भी लगेगा। मियोसिस हो रहा है। कितने स्पोर बनाए? 4 स्पोर, 1 का 4। क्लियर सो फार? ओके। जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर था वो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, एंड उस फीमेल गैमेटोफाइट में 2 और मोर आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। हमको पता है एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन थे, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल होगी बात। ओके, नाउ नेक्स्ट फंडा है हमारा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के डोमिनेंस का, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या था भाई, कि जो गैमेटोफाइट्स थे वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट था, उनका डेवलपमेंट था थोड़ा बहुत। ब्रायोफाइटा में तो अच्छा खासा डेवलपमेंट था, टेरिडोफाइटा में उससे थोड़ा कम था। पर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि फ्लावर के अंदर के जो मेल फीमेल पार्ट्स हैं वो पूरे ट्री के बिना थोड़ी अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो पेड़ से नहीं जुड़े रहेंगे तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट। सो दे विल हैव टू रिमेन ऑन द स्पोरोफाइट। आप बोलोगे हाँ सही बात है। कब तक दे हैव टू रिमेन? जब तक उनका अच्छे से डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता। जैसे आपको जब तक आप कमाना शुरू नहीं कर देते, बड़े नहीं हो जाते, आप सेटल नहीं हो जाते, आपको अपने मम्मी डैडी पे डिपेंडेंट रहना ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर है, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो देन वी हैव अ चॉइस वेदर वी वांट टू लीव। तो सेम वे ये पोलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो है ना, इनके पास भी चॉइस होती। कैसे? तो जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या थे? छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर थे जो फटते और फिर पोलन ग्रेन रिलीज होते। मैंने आपको पिछली बार एक बलून विद सैंड का एग्जांपल दिया था, है ना। अपन वो पार्टी में करते ना, छोटे छोटे थर्माकोल के बॉल भरते बलून में, फोड़ते और स्प्लिट होते हैं ना, वैसा ही। तो पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज हो जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन क्या होता है? हवा से या पानी से, है ना, ये
स्प्रेड होते हैं, ठीक है, या तो विंड के साथ या वाटर के साथ या एनिमल्स के थ्रू, किसी भी तरीके से दे विल ऑलवेज स्प्रेड टू अ फार डिस्टेंस. यस, so they are carried to a longer distance and they come in contact with the ovules which are present on megasporophylls. कैसा होगा देखो, एक साइकस का पेड़ सपोज समझो यहाँ पे, ठीक है, साइकस में तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग पेड़ पे होते हैं. समझो पाइनस का पेड़ है, एक ही इस पे, तो पाइनस के पेड़ में उसके जो माइक्रोस्पोरोफिल थे, पोलन ग्रेन, वहां से गिरे मेगास्पोरोफिल पे आ गए, तो मेल फीमेल का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, करेक्ट. लेकिन अगर साइकस है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, थोड़ा दूर दूर है, मेल प्लांट ने क्या किया, पोलन ग्रेन रिलीज किए, हवा से, एयर करंट से वो कैरी हुए, कहां जाके चिपक गए, फीमेल प्लांट का स्ट्रोबिलस खुला हुआ था उसके ऊपर जाके चिपक गए, तो वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है ना, सिंपल है. तो दे आर कैरीड इन द एयर करंट्स एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द मेगास्पोरोफिल्स. ठीक है, उसके बाद पोलन ट्यूब निकलेगा, पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा. अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो समझाता हूं. ठीक है, समझो ये आपका पोलन ग्रेन, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है. ठीक है ना बच्चों, आपको यहां पे छोटी छोटी जगह दिख रही है, गैप्स दिख रहे हैं बाहर, वो गैप में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा. ऐसा क्या आएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा, आर्चिगोनिया के पास जाएगा. आर्चिगोनिया क्या थे, देखो हमने किया था ना अभी, आर्चिगोनिया क्या थे भाई, तो आप बोलोगे सर ये 2 और मोर आर्चिगोनिया जो थे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे. ये क्या थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे. कहाँ पे थे ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर थे. बोलोगे हाँ बरोबर है. तो पोलन ग्रेन आया बाहर से, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ऐसा चिपक गया. अब वो पोलन ट्यूब निकालेगा और वो पोलन ट्यूब कहाँ पहुंचेगा, जो फीमेल गैमिट अंदर बैठा हुआ है, फीमेल गैमिट अंदर बैठा हुआ उसके पास जाएगा वो. ठीक है, और जैसे ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिले, तो आप बोलोगे सर पोलन ग्रेन तो स्पोर था, तो गैमिट कहां से आ गया. तो भाई जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, ये जो पोलन ट्यूब बनने की प्रोसेस है, यही तो उसका डेवलपमेंट है. बात समझ में आ रही है आपको. पहले क्या था, वो सिर्फ एक सेल था, पोलन ग्रेन था वो, तब वो इनएक्टिव था. जैसे उसको फीमेल का कांटेक्ट मिला, मोहब्बत मिली, खिल गया. ये क्या हुआ, इसको जैसे पोलन ग्रेन था, अब वो क्या हो गया, पोलन ट्यूब बना के फटक से गैमिट बना के पहुंच गया फीमेल गैमिट के पास. और जैसे मेल और फीमेल गैमिट मिले, क्या हो गया बताओ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. बोलो हाँ कि ना. तो इसीलिए पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स आर्चिगोनिया एंड फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीज लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, आप ये मान के चलेंगे, बोला था ना मैंने, क्या मान के चलेंगे कि ओव्यूल इज बेसिकली सीड एंड ओवरी इज बेसिकली फ्रूट. बोलो हाँ कि ना. क्या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट बनने वाला है, नहीं, सीड बनने वाली है, हाँ, नेकेड सीड बनेगी ना. तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड. बोलो हाँ कि ना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड, बट दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड. क्यों, क्योंकि ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं बना है. आप बोलेंगे बात सही है. सो दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड. अच्छा, जिन बच्चों को अभी ये ओव्यूल और ये नहीं समझा, पोलन ट्यूब वाला फंडा, चिंता नहीं करो, मैंने बेसिक डायग्राम बना के बताया आपको. इस अगेन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, वो प्रोसेस हम वहां पे डिटेल में समझेंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यहां पर उन्होंने लिख दिए, बट उसके मीनिंग एक्चुअली आगे के चैप्टर्स में अपने को पता चलेगी. ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज एंजियोस्पर्म. आई थिंक एंजियोस्पर्म से उन्होंने 2-3 पैराग्राफ में उड़ा दिया है. ठीक है, अगेन एंजियोस्पर्म से पूरे चैप्टर्स डेडिकेटेड है ना आगे इसके लिए. चलो, एंजियोस्पर्म्स. क्या मैं बोल सकता एंजियोस्पर्म्स को अगर सिंपल भाषा में मुझे बोलना है तो मैं फ्लावरिंग प्लांट्स कहूंगा, क्योंकि ये अकेले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यस और नो बच्चों,
पूरी प्लांट किंगडम में एक्चुअली फ्लावर्स बनाने वाले ये अकेले प्लांट्स होते हैं बच्चों, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, सबसे वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स, अगर आपको कोई ऐसा नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला पूछे, कॉमर्स वाला पूछ रहा है आपको आके कि भाई फ्लावर एग्जैक्टली है क्या, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे फ्लावर इज सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। बोलो हाँ कि ना? स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना? ओके। इन एंजियोस्पर्म्स seeds are enclosed inside the fruits. Very very important, very easy, simple but important line for direct MCQs. वैसे जितनी लाइन में मार्क करता हूँ सारी MCQ के लिए ही है डायरेक्ट ऑब्वियसली, बट कुछ ऐसे जो एकदम मतलब कि नींद में से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ दोज लाइन्स। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दुनिया का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड है, एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड है कि नहीं? इनका एंजियोस्पर्म्स का एक बहुत ही खास ये है कि इनके साइज में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत। मतलब द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑल्सो हो सकते हैं एंड द लार्जेस्ट ट्री भी हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में मैंने क्या कहा था कि जनरली लार्ज ट्रीज होती हैं, बोलो हाँ कि ना? कहा था ना हमने, सीक्वा सेम्परविरेंस लिखा भी था बच्चों। बट यहां पर क्या है, जो एंजियोस्पर्म है ना वो स्मॉलेस्ट भी हो सकता है और लार्जेस्ट भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है उसका नाम है वुल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम क्या है? बोलो, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम क्या है बच्चों? वुल्फिया। अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट है, डायरेक्ट, ये ना एकदम डायरेक्ट है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको वुल्फिया मार्क करना है। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट। अच्छा, इन जनरल तब सबसे टॉल कौन था याद है? सीक्वा सेम्परविरेंस, बताया था ना। और यहां पर देखना वो वन ऑफ द टॉलेस्ट था। हाँ, इन जनरल एक्चुअली वन ऑफ, उसको हम लोग दी टॉलेस्ट भी मानते हैं इन मोस्ट केसेस। और यहां पर जो है इक्वलिप्टस जो है वो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ओवर 100 मीटर्स। इक्वलिप्टस आप सब लोगों को मालूम है, नीलगिरी का पेड़। हिंदी, आपकी जनरेशन तो हिंदी में भी थोड़ी सी पैदल है, बट बता दूं, नीलगिरी का पेड़ जो सर्दियों में ना आप वो कॉटन में लगा के स्मेल करते हो, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑयल, दैट इज यूकेलिप्टस, दैट इज नीलगिरी, ठीक है। यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, 100 मीटर, यू कैन इमेजिन 100 मीटर्स इन लेंथ। हाउ मच इज 100 मीटर्स इन लेंथ? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.6 फीट, 3.5 फुट मोटा मोटी, है ना, 1 मीटर में। तो 100 मीटर आप पकड़ लो, कितना हुआ? 360 फीट, 360 फुट, 36 फ्लोर्स की बिल्डिंग इमेजिन करो। 10 फुट का एक माला होता है, 10 फुट का एक फ्लोर होता है एवरेज। आपके घर की हाइट अगर आप देखोगे ना फ्लोर से रूफ, 10 फुट होती है। आप वैसा 36 माले की बिल्डिंग इमेजिन करो, उतना बड़ा होता है यूकेलिप्टस का पेड़। सोचो, कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, 100 मीटर्स हाइट है उसकी। चलो, तो ऑब्वियसली बिकॉज ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं तो इनसे क्या मिलेगा आपको? फूड, वुड, फ्यूल, लकड़ी काट के जलाने के लिए, मेडिसिन, कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। नाउ व्हाट इज, इसको शॉर्ट में हम लोग मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। जो सीड होती है ना, सीड कहां मिलती है? फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म की सीड कहां मिलेगी? फ्रूट के अंदर, है ना। जो सीड होती है ना, वो सीड अगर दो सेपरेट पार्ट्स, 2 सेपरेट चेंबर्स में है तो डाइकोटिलिडॉन, और अगर एक अक्खी ऐसे पूरी सीड है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडॉन। बहुत सिंपल हो गया ना। 2 अलग अलग कंपार्टमेंट है तो डाइकोट। चना, चिकपी बोलते हैं अपन, चना हिंदी में बोलते हैं ना, अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकपी, जिससे बेसन बनता है ना।
तो आपने सबने किया है ना, बचपन सबने किया होगा यार, सिंगदाना, पीनट्स, चिकपी, है ना, आप निकालते हो उसको अलग करते हो, 2 पार्ट्स बन जाते हैं इक्वल, डाइकोटिलिडोन, इजी है ना। तो वैसे कोटिलिडोन समझ में आ गया होगा इजीली। अच्छा, तो डाइकोटिलिडोन्स की, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, तो इनके कुछ बातें इनकी समझ लेते हैं। डाइकॉट्स में सीड्स विल हैव 2 कोटिलिडोन्स, आप बोलोगे ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स। अब इसका मतलब क्या है जरा समझ लो फटाफट। लीव्स के अंदर, क्या आप सबने ऐसा पैटर्न देखा है लीव्स के अंदर, ये पान के पत्ते तो सबने देखे होंगे ना, इसको हम लोग वेन्स ऑफ द लीव, जैसे आपके हाथ में वेन्स होती है ना, वेन्स, वैसे लीव्स में भी वेन्स होती है। तो लीव्स का जो वेन्स का पैटर्न है ना, उसको वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन। हाँ बच्चों, और ये वेनेशन है ना बेसिकली 2 टाइप का होता है, या तो ऐसा हो सकता है पैरेलल लाइंस, या तो फिर ऐसे, क्या, एक नेटवर्क जैसा, ये देखा होगा आप सबने, नेटवर्क जैसा। और नेटवर्क जैसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेटिक्यूलेट। क्या बोलेंगे? रेटिक्यूलेट। और अगर पैरेलल लाइंस रहेगी तो क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो सीड में 2 कोटिलिडोन होते हैं। वेनेशन कैसा होता है डाइकॉट्स का? रेटिक्यूलेट टाइप का होता है। और फ्लावर्स कैसे होते हैं? टेट्रामेरस या पेंटामेरस, मतलब हर फ्लावर के हर पार्ट में 4 मेंबर होंगे तो टेट्रामेरस, 5 मेंबर होंगे तो पेंटामेरस, मतलब 5 पेटल, 5 सेपल ऐसे रहेंगे, 5 तो पेंटा। 5 का मतलब पेंटा, सबको मालूम है। 4 का मतलब टेट्रा। ज्यादा करके आपको पेंटामेरस देखने मिलता है। दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच ऑफ द फ्लोरल व्हर्ल्स। क्या बात समझ में आई? मोनोकॉट्स में उल्टा होगा ना बच्चों, एग्जैक्टली उल्टा नहीं होगा, सोचो आप। तो मोनोकॉट्स में सिंगल कोटिलिडोन, पैरेलल वेनेशन एंड ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस फ्लावर मतलब 3 मेंबर्स। क्लियर बात? मोनोकॉट्स में सिंगल कोटिलिडोन बच्चों, पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स और ट्राइमेरस फ्लावर, यानी कि 3 मेंबर्स। और पेंटामेरस का मतलब क्या था? 5 मेंबर्स। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट किसी को नहीं है? बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्ट आंसर्स है, डायरेक्ट चीज है ना। ओके, स्टैमेन और क्या बोलते हैं, फीमेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, पोलन एंड पिस्टल एंड ऑल दैट, इसके बारे में मैं आपको एंजियोस्पर्म्स में, मतलब डिटेल में रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में सिखाऊंगा। अभी ये पैराग्राफ को सिर्फ रीड करो और इसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड अपन उस चैप्टर में करने वाले हैं। यहां से लेके यहां तक आप लोग सिर्फ रीड करेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह अभी आपको समझेगा नहीं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट डबल फर्टिलाइजेशन अभी समझेगा नहीं, बिकॉज रिप्रोडक्शन के बेसिक्स जब सिखाऊंगा तब आपको ये पूरा फंडा समझ में आएगा, नहीं तो अभी पूरा बाउंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट जो है, मैंने जो ब्लू ब्रैकेट से मार्क किया दिख रहा है आप सब लोगों को स्क्रीन पे, ये अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे और क्या लिखेंगे वहां पे? रीड। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, ओव्यूल्स विल बिकम सीड एंड ओवरी विल बिकम फ्रूट। यस और नो? ओव्यूल ऑलवेज बिकम्स, ovule will become seeds and ovary will become fruit. ठीक है। लास्ट पार्ट इज प्लांट साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने वर्ड एक क्या ऐड किया था इसमें आज स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में? मैंने ऐड किया था हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि दोनों जनरेशन अलग अलग दिखने चाहिए। ठीक है, दोनों जनरेशन अलग अलग दिखेंगे तो हेटेरोमॉर्फिक। उसमें आपको डिफरेंस करते आना चाहिए ना, जब कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। अच्छा, ह्यूमंस में
बेबी और अडल्ट अलग दिखता है ना, शक्ल से दिखता है ना, तुमको समझ में आता है ना कि ये बेबी है ये अडल्ट है, दो जनरेशन है अलग अलग दिखती है, करेक्ट बोल रहा हूं? तो वो डिफरेंस जब तक समझेगा नहीं तो स्टडी क्या करोगे? तो वैसे ही यहां पर भी है, ध्यान से देखो। इन प्लांट्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बन सकता है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बन सकता है। अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना तो वो माइटोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि एन है तो वो मियोसिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, बोलो यस और नो। एन अगर मियोसिस करने जाएगा तो क्या ये हाफ एन हो जाएगा? और हाफ एन चलेगा क्या अपने को? मिनिमम एक सेट तो चाहिए ना क्रोमोसोम का, बोलो यस और नो। तो जो हैप्लॉइड है वो सिर्फ माइटोसिस ही कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? है कि नहीं? है ना? तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, बस वही सेंटेंस यहां पे लिखा है, ध्यान से देखना। वो बोलता है अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो वो माइटोसिस करेगा, और ये माइटोसिस से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही रहेगी, तो इसको हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, दिस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, ये रेपिटेशन है, पर मैं चाहता हूं कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करें। ओके, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote divides by mitosis to produce diploid sporophytic plant body। आप बोलेंगे सही है। देखो zygote diploid था, zygote was diploid, zygote became embryo बच्चों, zygote became embryo formed the sporophyte। zygote 2n था, embryo भी 2n है और स्पोरोफाइट भी 2n है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? माइटोसिस, यानी सेल का नंबर बढ़ रहा है पर सेल का जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो नहीं बदला, डी डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा। इसीलिए तो माइटोसिस को मैंने इक्वल डिवीजन कहा था और मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा था। ये याद है सबको बेसिक? आप बोलोगे हाँ। फिर ये स्पोरोफाइट ने क्या किया? स्पोर्स बनाए। कौन से वाले? मेल स्पोर बनाए और फीमेल स्पोर बनाए। एवरीबॉडी सीक्वेंस समझ गया? मेल स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना। कितना, ये देखो अभी शॉर्ट में लिख रहे अपन तो कितना सही लग रहा होगा, एकदम सिंपल और लॉजिकल। फीमेल स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना, बोलो हाँ कि ना, है ना? अच्छा, मेल और फीमेल स्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड थे बच्चों? आप बोलोगे हाँ हैप्लॉइड थे। तो यानी ये मियोसिस से बने थे कि माइटोसिस से? मियोसिस से बने थे। आप बोलोगे सही बात है। तो मेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा, वो दोनों मिलेंगे, वापिस से जाइगोट बन जाएगा, वापिस पूरी साइकिल चालू हो जाएगी। यही तो बात है। बस यही उन्होंने यहां पर अपनी भाषा में, टेक्स्ट बुक की भाषा में बोला है। तो देखो, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन दिस प्लांट बाय मियोसिस। आप बोलोगे हाँ, दीज हैप्लॉइड स्पोर्स टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, these haploid spores then again produce haploid plant body। ठीक है? Thus there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte, and इसी को हम लोग alternation of generation कहते हैं। मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत ही इससे की थी, है ना? चलो, so आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, ये तो आप बहुत बार रिपीट कर चुके, इसमें नया क्या सिखाया? मेन फंडा ये आपको पकड़ना है कि हमने 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स की बात की थी ना बच्चों। कौन से 5 कैटेगरीज? एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 कैटेगरीज की बात कर ली हमने। उन 5 कैटेगरीज में हर एक में कौन सा वाला यानी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से कौन सा वाला डिपेंडेंट है और कौन सा वाला डोमिनेंट है, ये आपको जानना जरूरी। क्या बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला? 5 अलग अलग डिविजन जो है ना प्लांट किंगडम के, उनमें से कौन से वाले डिवीजन में, कौन से वाले कैटेगरी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, कौन से वाले में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, या कौन से वाले में दोनों इक्वली डोमिनेंट है, ये हमको जानना है।
बस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी ओके। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू कहां से हुई थी बताओ? इन सब में जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है शुरू कहां से हुई थी बताओ? जाइगोट से शुरू हुई थी। पहला डिप्लॉयड सेल कौन था? जाइगोट था। तो इसलिए क्या लिखा है पढ़ो, आपको ये समझ में आएगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। जाइगोट वाज डिप्लॉयड। इट वाज सिंगल सेल, यस, वन सेल्ड जाइगोट। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसको स्टेटमेंट को स्टार मार्क करना, वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आज जो मार्किंग कर रहा है बच्चा, वो 2 साल बाद जब आप नीट देने जाओगे, 1 साल बाद 2 साल बाद, जब भी देना है दो, मतलब एक बात बोल रहा हूं कि जब भी आप नीट देने जाओगे, आज जो मार्किंग कर रहे हो आगे जाके उसके लिए खुद ग्रेटफुल फील करोगे। आज अगर इसको लाइटली लोगे तो गड़बड़ है, तो नहीं होगा। चलो, अच्छा, जाइगोट में अगर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, बट जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस होता है क्या? नहीं, है ना? ध्यान से देखो, जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस जनरली नहीं होता। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट वगैरह बनता है। पर एल्गे जो एकदम गरीब छोटे, उनमें क्या है, जाइगोट को डेवलप होने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही जाइगोट बना तुरंत उसमें क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट। ठीक है, नाउ हियर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plants is the gametophyte which is free living. डोमिनेंट कब कहा जाएगा उसको? जब वो डिपेंडेंट है कि वो इंडिपेंडेंट है। कोई चीज डोमिनेटिंग कब होती है? जब किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, या इंडिपेंडेंट है तब डोमिनेटिंग है? इंडिपेंडेंट है ना। तुम डोमिनेंट हो, तुम्हारे मम्मी डैडी डोमिनेंट है, वो तुमको मार सकते हैं, डांट सकते हैं, तुम थोड़ी उनको बोल सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। राइट? तो वैसे ही यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे फ्री लिविंग है। और ऐसे में जहां पर गैमेटोफाइट मेन है, तो ऐसी लाइफ साइकिल को क्या मैं हैप्लॉन्टिक बोलूं? बोलो क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा था बच्चों? हैप्लॉइड था। तो इसकी लाइफ कैसी हुई? इसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ हुई। क्या ये बात समझ में आई? और हैप्लॉन्टिक लाइफ किसकी होती है? एल्गे की होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ किसकी होती है? एल्गे, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड क्लैमिडोमोनस। ये तीनों एग्जांपल हमने एल्गे में किए हुए हैं ना, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड क्लैमिडोमोनस। तो ये 3 ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कोई आपको पूछेगा कि हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, तो आप एक लाइन में कैसे बताओगे? एक लाइन में आप बोलोगे गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उल्टा करो, बताओ। अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता तो लाइफ साइकिल कैसी होती? डिप्लॉन्टिक। अरे आप बोलोगे अरे वाह, ये तो हमको समझ में आ गया सर। अगर गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड चीज ज्यादा मेन थी तो हैप्लॉन्टिक साइकिल थी। तो जब डिप्लॉइड चीज ज्यादा मेन होगी तो कैसी साइकिल है? डिप्लॉन्टिक साइकिल है। और दोनों इक्वल है, कोई एक के ऊपर दूसरे के ऊपर हावी नहीं है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो क्या नाम होगा सर? हैप्लो डिप्लॉन्टिक होगा ऑब्वियसली। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। ठीक है, द टाइप वेयर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, ऐसे केस में दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक। ठीक है, अच्छा, ऐसा ज्यादातर एल्गा में तो देखने नहीं मिलता, पर एक एल्गा है ऐसा एक्सेप्शन। कौन? फ्यूकस। फ्यूकस एल्गा होने के बावजूद स्पोरोफाइट को डोमिनेंट बनाता है। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो अच्छे इवॉल्व है उनमें तो ऑब्वियस बात है, बोलो हाँ कि ना, उनमें स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होगा। तो सवाल ही नहीं है। जितने इवॉल्व प्लांट्स दिख रहे हैं तुमको, मैंने हर बार बोला है, तुम लोग अपने आजू बाजू जितने भी प्लांट्स देख पा रहे हो, जो इवॉल्व प्लांट्स हैं, बड़े वाले ट्रीज,
वो सारे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, यानी सारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? यस बच्चों। सो ऑल द सीड बेयरिंग प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न। एल्गा का एक ही एग्जांपल ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। बाकी एल्गा किसको फॉलो करते हैं? हैप्लॉन्टिक को। और ब्रायोफाइट एंड टेरिडो, देखो एल्गा एकदम गरीब, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एकदम अच्छे, और बीच में कौन आ गए? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ये क्या करते हैं बताओ? Bryophytes and pteridophytes, they exhibit intermediate conditions where both are multicellular and both are differing in their dominant phases. Both are differing in their dominant phases. तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं हैप्लो, मतलब दोनों को लगभग अपना अपना टाइम मिलता है, अपना अपना इंपॉर्टेंस मिलता है। समझ रहे हो बात को? तो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट थैलॉइड बताया था, प्लांट बॉडी थैलस, रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, इट ऑल्टरनेट्स विद द स्पोरोफाइट विच इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। बोलोगे ठीक है। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेर रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी ऑल्टरनेट्स विद इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इट्स कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें टेरिडोफाइटा दिखते हैं। इंटरेस्टिंगली most alga are haplontic. Some of them such as ectocarpus, polysiphonia and kelps are haplodiplontic. Fucus is completely diplontic. alga में बहुत वेरिएशन देखने मिल रहे, देखो ये डायरेक्ट है, ये तीनों एग्जाम्पल जो है ना आपके, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक होता है, और बाकी सारे एल्गा क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। अब ये इतना सारा इंफॉर्मेशन है ना, इसको अपने तरीके से कैसे लिखेंगे? जरा एक पेज में चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बस। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऐसे करेंगे, देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक। यहां तक क्लियर है ना? हैप्लॉन्टिक में क्या हो रहा था? इसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था और डोमिनेंट था। क्लियर है बात? डिप्लॉन्टिक में क्या था? स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट था एंड डोमिनेंट था बच्चों। क्लियर है ना? गैमेटोफाइट कैसा होता है? N होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2N होता है। इसीलिए ये नाम है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या था? बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट, दोनों अपने अपने लाइफ साइकिल में पार्ट लेते हैं। तो ये तो रफ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, इन मोस्ट एल्गे, ज्यादातर एल्गे में गैमेटोफाइट is dominant while zygote is very short lived। short lived मतलब बनते ही तुरंत उसका मियोसिस हो जाता है। तो therefore हैप्लॉन्टिक। क्लियर? therefore हैप्लॉन्टिक।
अभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दो टाइप आते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दो टाइप आते हैं, ध्यान से सुनना। इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट फेज जो है ना, गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो लॉन्ग लिविंग है, लॉन्ग लिविंग या लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा टाइम तक ये रहती है। खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है जनरेशन, सब कुछ अपना खुद से मैनेज कर लेता है। कौन? गैमेटोफाइट। बट स्पोरोफाइट है और शॉर्ट लिव्ड है, दोनों पर गैमेटोफाइट थोड़ा लंबा चलता है, स्पोरोफाइट थोड़ा छोटा चलता है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? दोनों हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट लंबा चलता है, स्पोरोफाइट छोटा चलता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। किसमें? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा में एग्जैक्टली उल्टा। टेरिडोफाइटा में दोनों है अगेन, पर स्पोरोफाइट थोड़ा ज्यादा टाइम चलता है, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लिविंग है, और गैमेटोफाइट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। क्या ये बात एकदम से भेजे में चली गई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एमसीक्यूज में गड़बड़ नहीं करोगे? इन टेरिडोफाइट्स उल्टा, स्पोरोफाइट इज लॉन्ग लिव्ड, स्पोरोफाइट represents plant body, it is independent, it is long lasting or long life, it is photosynthetic, अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, सब कुछ है। गैमेटोफाइट जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, पर बट शॉर्ट लिव्ड। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली सारे ब्रायोफाइटा, सारे टेरिडोफाइटा तो आ ही गए, और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल क्या थे? एल्गे, 3 एल्गे कौन से थे? एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, इसमें 3 टाइप के एल्गे थे। कौन से? पॉलीसाइफोनिया था, एक्टोकार्पस था, और केल्प्स थे। केल्प्स मैंने दिखाए थे ना आपको, इमेजेस भी दिखाई थी, बड़े बड़े पेड़ जैसे जो पानी के नीचे ग्रो होते हैं। नॉर्मली एल्गे में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। एल्गे में कौन सा वाला होना चाहिए था? हैप्लॉन्टिक होना चाहिए था, है ना? पर एक्सेप्शनल एग्जांपल्स यहां पर है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिप्लॉन्टिक, ये तो पता ही, इजी हो गया। डिप्लॉन्टिक तो पता ही है, किसमें होते हैं? इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना? क्या होते हैं? स्पोरोफाइट कंप्लीटली डोमिनेंट, स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, एंड गैमेटोफाइट जो है ना बच्चों, पहली बात तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और हाईली रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है? हाईली रिड्यूस्ड एंड शॉर्ट लिव्ड। ये लास्ट लाइन ना कई बच्चों को समझने में डिफिकल्टी आती है, मैं आपको समझा देता हूं इजीली। देखो, मैं आपको आई कीप गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ मैंगो ट्री एंड मैंगो का फ्रूट, है ना? आम का पेड़ स्पोरोफाइट, उसमें जो फूल लगने वाला है वो गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो भी फूल नहीं, फूल के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो है ना वो गैमेटोफाइट, करेक्ट? किसकी लाइफ ज्यादा है, पेड़ की कि फ्लावर की?
फूल तो लगा एक सीजन में, आया, ग्रो हुआ, फ्रूट बना, गिर गया, खत्म। लाइफ ज्यादा किसकी है? ट्री की ना, स्पोरोफाइट की ना, है कि नहीं? अच्छा, साइज में ट्री बड़ी की फ्लावर बड़ा? साइज में तो ऑब्वियसली स्पोरोफाइट बहुत बड़ा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट, और स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट भी है, और फ्लावर के अंदर माइक्रोस्कोपिक इतना सा, साइज में कितना डिफरेंस, तो हाईली रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ गैमेटोफाइट, और थोड़े टाइम के लिए आया और फिर चला गया, क्या ये बात भेजे में गई? तो इसलिए उसको हाईली रिड्यूस बोला और शॉर्ट लिव्ड बोला। क्लियर? तो इसीलिए उसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक कहलाती है। क्या कहलाती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है ना बच्चों? और ऐसी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिखती है। एग्जांपल देखो, मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं आपके लिए, पर इसका भी एक एक्सेप्शनल एग्जांपल था। कौन सा एक्सेप्शनल एग्जांपल? एक ही था ना एनसीईआरटी में आपके, फ्यूकस विच इज एन एल्गा, जिसको आइडियली, फ्यूकस वैसे तो एल्गा है, तो एल्गा को तो हैप्लॉन्टिक दिखाना चाहिए था, लेकिन वो डिप्लॉन्टिक दिखा रहा है। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर और कुछ नहीं होगा। एकदम बढ़िया क्लियर हो गया कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे लिखना है, कौन से एक्सेप्शंस हैं, और किसको हैप्लॉन्टिक बोलोगे, किसको डिप्लॉन्टिक बोलोगे, किसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलोगे। दैट्स इट, खत्म, डन एंड डस्टेड। आज का आज ये चैप्टर पढ़ लेने का। एनसीईआरटी में मार्किंग तो सबने की हुई है। जितना जल्दी से जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। रिमेंबर दिस, बायोलॉजी आपको समझने में बहुत इजी लगेगी, पर इसमें इतने टर्म्स, इतने नए वर्ड्स, इतने एग्जाम्पल्स हैं दैट आफ्टर अ वाइल इफ यू डोंट कीप रिवाइजिंग you will forget. If I ask you the same thing next week, probably you might not remember the words. So that is why it's very, very important for you to follow the pattern that we have done, and you have to read again and again. NCERT is your Bible, NCERT is your Gita, Quran, whatever. You have to read it again and again and again, probably 100 times, and know it line by line. I will guarantee you full marks in bio if you do that. Right? बाकी आप shortcuts, tricks, tables, charts, MCQ की प्रैक्टिस मेरे पे छोड़ दो, वो आपको टाइम टू टाइम करवा रहा हूँ। पर अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी कोई भी चीज़ का आपको फायदा नहीं होने वाला। ओके, चलो लेट्स एंड प्लांट किंगडम।